नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु प्रकाश सिंह। आप लोगों की 6वीं क्लास है, 6th लेक्चर है मेरा। ठीक है, आज से पहले मैंने 5 लेक्चरों को पढ़ा चुका हूँ, 5 लेक्चर डाल चुका हूँ। ये सेकंड चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। तो सेकंड चैप्टर में ये मेरी आपकी 6वीं क्लास है। ठीक है, 6वीं क्लास डाल रहा हूँ और इसमें मैं आप लोगों को बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इससे पहले मैं सब चीज बता चुका हूँ। ठीक है, बलों का संयोजन बता चुका हूँ और बलों के संयोजन जो कंपोजिशन है उसी का फर्स्ट टॉपिक है आपका जो है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, तो बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है ये आप देख लीजिए। पहले मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा थ्योरी में, फिर उसके बाद इसका मैं डेरिवेशन पूरा कराऊंगा। ठीक है, इसी वीडियो में आपका पूरा डेरिवेशन करा के रहूंगा। ठीक है, उसके बाद जो विशेष दिशाएं, जो इसके विशेष दिशाएं जो बोलते हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट हैं, स्पेशल पॉइंट हैं, उनके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाता है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताऊंगा, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम का। ठीक है, तो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, इसके बारे में आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि कोई एक बिंदु पर दो बल कार्यरत हों, एक ही बिंदु पर दो बल कार्यरत हों। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये बिंदु है, इस पर एक बल हमारा P बल कार्यरत है और दूसरा बल हमारा Q बल कार्यरत है। ये दो बल कार्यरत हैं और इनकी दिशा मान लीजिए थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, कि यदि एक बिंदु पर दो बल कार्यरत हैं, P व Q मान लेते हैं। ठीक है, जो एक, ठीक है, यदि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, यदि कोई एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज प्रदर्शित करें, ठीक है, या प्रदर्शित हो चुका है, किसके द्वारा, इन दोनों आसन्न भुजाओं के द्वारा, इन्हीं दोनों आसन्न भुजाओं के द्वारा अगर एक समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए देखो, ये अगर मैं P4 से हमारा मान लीजिए OA के द्वारा प्रदर्शित है, OA के समांतर ही मैं एक रेखा खींचता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए B बिंदु से ये OA के समांतर और उतनी बड़ी जितनी बड़ी ये है, तो वो समांतर रेखा मैंने जहां तक खींची और उसके बाद OB के द्वारा जो OB रेखा है इसी के समांतर मैंने इधर साइड में कोई रेखा खींची, तो ये क्या बन के आ रहा है, एक हमारा समांतर चतुर्भुज कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए ये बिंदु हमारा C1 बन के आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि यदि कोई दो बल एक बिंदु पर कार्यरत हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हो, ठीक है, तो उनका परिणामी बल उक्त समांतर चतुर्भुज का वह विकर्ण होगा जो इस बिंदु से होकर जाएगा। तो क्या होगा, एक परिणामी होगा, वो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा किसका, इस समांतर चतुर्भुज का, जिसको हम R के द्वारा निरूपित कर रहे हैं, इसी बिंदु से होकर जाता है, तो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाएगा। यदि कोई दो बल जो एक बिंदु पर कार्यरत हों, यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हो, तो उनका परिणामी बल जो उत्पन्न होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के वह विकर्ण होगा जो इसी बिंदु से होकर जाता है या गुजरता है। तो आप लोगों ने देखा कि एक बिंदु पर मैंने दो बल लगाए, पहला बल P और दूसरा बल Q। ठीक है, दो बल लगाए P व Q, इन्हीं दोनों बलों के विकर्ण जो आसन्न जो भुजाएं P जो OA है और OB है, इन्हीं दोनों भुजाओं को मैं लेते हुए दो समांतर भुजाएं खींच ली। जैसे OA के समांतर मैंने BC खींची और OB के समांतर मैंने AC खींची, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज मेरा कंप्लीट हो गया, जिसका मान लीजिए विकर्ण जो है हमारा OC, ये विकर्ण है, ये क्या है हमारा R के बराबर निकल गया है। तो यही परिणामी जो होगा वही इन दोनों बलों का क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाएगा। ठीक है, यही विकर्ण कहलाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से प्रूव हुआ। अगर आप लोगों को इसका थ्योरी चाहिए तो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि हाँ हमें सर इसके नोट्स भी चाहिए, तो मैं इन नोट्सों को प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आपके जैसे वीडियो अपलोड करता हूँ उसी के नीचे वीडियो बना करके डाल दूंगा आप लोगों को, अगर नोट्सों की आवश्यकता हो तो। नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वही आप समझते चलो, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखते चलो, वही सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब चलो
मान लीजिए देखो P और Q दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा हमारा। और ये मान लीजिए P से परिणामी जो बन रहा है अल्फा एंगल को बन रहा है, और जो Q से परिणामी जो बन रहा है वो बीटा एंगल को बन रहा है। तो दोनों में एंगल लेकर के चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो त्रिभुज, अब में देखो अब यहाँ से क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा कि हम इस परिणामी r का वैल्यू निकाल सके, मान निकाल सके। तो हम क्या सोचेंगे, तब क्या सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, इसी OA वाली रेखा को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है, और C बिंदु से एक लंब डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो देखो ये थीटा है, ये इसके पैरेलल में, ये Q बल है, तो इसके पैरेलल में इसी लाइन पे, तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा होगा नहीं होगा, ये भी क्या होगा हमारा थीटा एंगल होगा, क्योंकि वो थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा हमारा थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास में देखो एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OMC, ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OCM, तो समकोण त्रिभुज OCM से अब हमारे पास दो त्रिभुज बन के आ गया OCM। अब इसके द्वारा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या हो गया, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं इस वैल्यू को, तो देखो समकोण त्रिभुज क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, किससे के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये कहती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब कर्ण क्या है यहाँ पर OC, तो OC का स्क्वायर कर देंगे, कर्ण का स्क्वायर मतलब OC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आधार, आधार क्या हमारा OM, तो OM का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब, लंब क्या हमारा CM, तो क्या कर देंगे CM का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए भाई यहाँ OC में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CM में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन OM जो है ये दो पार्टों से मिलकर बना है। देखो OM किस किस से, OA प्लस AM, इन दोनों से मिलकर बना है, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा OA प्लस AM का होल स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। अब देखो ये होल स्क्वायर बन जाता है, तो इस होल स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AM प्लस में CM का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर खोला मैंने, A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो वही मैंने फॉर्मूला को लगा करके ये OA प्लस AM का होल स्क्वायर खोल दिया है। तो देखो A स्क्वायर, तो OA को मैंने A मान लिया, तो OA का स्क्वायर हो जाएगा, AM B स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर हो गया, ठीक है, AM का स्क्वायर B का स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस 2AB, तो 2OA को मैंने A माना था और B को मैंने क्या माना था AM, तो 2AB प्लस CM का स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने ये होल स्क्वायर खोल दिया, मेरा एकदम क्या हो गया, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, OC इक्वल टू मैं जानता हूँ, OC इक्वल टू R है मेरे पास, प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट करूंगा वैल्यू को, तो प्रदर्शित करने के लिए OC की वैल्यू मेरे पास R है, ठीक है। OM की वैल्यू, OM को मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, OA, तो OA की वैल्यू मेरे पास P है, मैं रख सकता हूँ। AM, तो AM ये वाली AM, तो यहाँ पर हमको वैल्यू नहीं पता है, AM की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और CM की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, ठीक है। AM की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, OA की वैल्यू पता है, AM की वैल्यू और CM की वैल्यू भी नहीं पता है। तो ये दोनों वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू, एक तो AM की वैल्यू और दूसरी CM की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालने के लिए मैं यहाँ ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक देखो समकोण त्रिभुज एक और दिखाई दे रहा है हमको छोटा सा ACM, या कह सकते हैं AMC। तो समकोण त्रिभुज AMC से, समकोण त्रिभुज AMC से, तो देखो भाई समकोण त्रिभुज AMC से हम निकालेंगे। यहाँ पर सिर्फ देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, किसमें, OCM में, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हम लोगों को, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय लगा दी थी। क्यों लगा दी थी, क्योंकि हमारे पास में एक भुजा ये वाली थी, दूसरी भुजा ये वाली थी, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारे पास एक ही भुजा है, तो हम दूसरी भुजा कैसे निकाल पाए,
भाई जब हमारे पास दो भुजा होती है तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही भुजा दे रखी है हमको, ओनली क्यू दे रखा है, क्योंकि भाई जो त्रिभुज AMC यही तो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, यही त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, ये A हो गया, ये M हो गया, ये C हो गया, और यहाँ पर ये वाली भुजा दे रखी है हमको Q, जो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण हमको दे रखा है, इसमें Q कर्ण दे रखा है, बाद बाकी हमें दोनों भुजा नहीं दे रखी है, तो हम दोनों भुजा कैसे निकाल लें? अगर हमारे पास में दो भुजा होती हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास में एक ही भुजा दे रखी है तो हम दो भुजाओं को कैसे निकालें? तो उस भुजा के लिए हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में क्या दे रखा है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टे कक्का, पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होगा आपने हिंदुस्तान हरा भरा बट्टे पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, सभी ने, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम उसी का उपयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसका, लाल बट्टे कक्का, इसका उपयोग करेंगे। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और ये लास्ट वाला क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ। हिंदुस्तान हरा भरा वो भी बता दे रहा हूं आपको, हिंदुस्तान, ठीक है, हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टे हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, लिख लेता हूं, मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टे हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहां पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। ऐसे यहां लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम यही कंडीशन होगी, ये साइन थीटा का होगा। साइन थीटा क्या कहता है हमारा, परपेंडिकुलर फ्रॉम हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बीच वाला होता है, कॉस थीटा क्या कहता है हमारा कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस क्या कहलाता है, टेन थीटा कहलाता है। ये तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में। अब मुझे यहां से निकालना क्या है, देखो यहां से तो बेस निकालना है, देखिए ये समकोण त्रिभुज में AM क्या है, हमारा बेस है, ठीक है, और ये क्या हमारा CM क्या हमारा परपेंडिकुलर, तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, देखो लाल बट्टे कक्का मतलब लंब बट्टे कर्ण, तो लंब निकालना है मुझे, तो यहां से निकलाएगा भाई, परपेंडिकुलर निकलाएगा ना, परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस हमको पता है क्यों है, परपेंडिकुलर में यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना, बेस निकालना, तो बेस निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगा देता हूं मैं, तो दोनों निकलाएंगे नहीं निकलाएंगे, किसके द्वारा, साइन थीटा और कॉस थीटा के द्वारा। क्लियर हो गया ना। तो मैं यही दो फॉर्मूला यूज करूंगा, एक साइन थीटा का, एक कॉस थीटा का, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो यहां पर लंब क्या दिया हमें, CM दिया है, बट्टे कर्ण क्या दे रखा मेरे को, क्यू दे रखा, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, क्यू दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहां से क्यू निकालूंगा, मतलब CM निकालूंगा, तो CM इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यू साइन थीटा हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, तो CM की वैल्यू निकलाई। इसी प्रकार मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा आपका कॉस थीटा के द्वारा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस मुझे निकालना है AM, तो AM जो का तो पुट कर दूंगा, हाइपोटेनियस मेरे पास क्यू है। अब मैं AM निकालूंगा तो AM की इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू देखो, एक वैल्यू मेरी यहाँ निकलाई, दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, और एक तीसरी इक्वेशन मान लेते हैं। तो मैंने दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा ये दोनों, सेकंड इक्वेशन की और थर्ड इक्वेशन की दोनों वैल्यू कहां पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है मुझे। तो R फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए मैं वैल्यू पुट करूंगा। तो OC इक्वल टू क्या मेरे पास में R है, देखो OC इक्वल टू क्या है, R, तो मैं यहां पर R पुट कर दूंगा, तो R का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AM देखिए OA क्या है, P है मेरे पास में, ठीक है। तो P का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AM। अब AM की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो AM की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या निकाली, तो Q cos थीटा, तो Q cos थीटा मतलब Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है AM के ऊपर, ठीक है, इनटू 2 इनटू OA क्या है, P इनटू AM क्या है, Q cos थीटा प्लस CM की वैल्यू में क्या निकाली गई भाई, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए भाई, cos स्क्वायर थीटा Q स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा Q स्क्वायर, ये हैं दोनों जगह, इन दोनों को मैं एक पास में ले आऊंगा, तो P स्क्वायर जो का दूं। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले Q स्क्वायर
कॉमन ले लूंगा इन दोनों जगह से, यहाँ से भी क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी क्यू स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यू का क्या होगा कॉमन हो गया, प्लस में क्या बचा 2pq कॉस थीटा, देखो 2pq कॉस थीटा हो गया। आप लोग देखो यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 10th क्लास में। तो ये क्या हो गया हमारा 1 हो गया, जब हमारे पास 1 हो गया तो आर इक्वल टू क्या निकला पी स्क्वायर प्लस क्या बचा क्यू स्क्वायर बचा, यहाँ से क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसको पुट करेंगे नहीं, क्यू स्क्वायर बचा ओनली, इसकी वैल्यू पूरी 1 हो गई, फिर क्या बचा प्लस के 2pq कॉस थीटा। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू निकालता हूँ तो ये किस में हो जाएगा, आर स्क्वायर निकल रहा था, अगर मैं आर निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगी सारी की सारी वैल्यू, क्या हो जाएगी अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ठीक है, क्या हो जाएगी 2pq कॉस थीटा, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है। जो हमें फाइंड आउट करनी थी, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हमने पूरा क्या किया, एक रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, किसके लिए, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस के लिए। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम यहीं पर सिद्ध हो जाता है आपका। अगर आपसे पूछने के लिए आता बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम बताइए, तो आप लोगों को पहले थ्योरी लिखनी है जो मैंने आपको समझाया था, उसके बाद ये पूरा डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन करने के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम इतना ही होता है बस, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है। जो विशेष दिशाएं हैं उसके बारे में क्या है मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में, वो आपको अलग से करनी है, इसमें नहीं करना है। अगर बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम 5 नंबर का पूछने के लिए आता है तो आप लोगों को इतना ही करना है, और बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम आता ही आता है, ठीक है, कई बार आ चुका है, मैंने देखा है कई बार आया पेपर में। तो बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम आपको क्या यहीं तक करना है, ये बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। आज का यही लेक्चर रहेगा, क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को थ्योरी होती है तो 2-3 टॉपिक पढ़ा देता हूँ, और जो डेरिवेशन होता है मुझको एक ही क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। धन्यवाद आज के।